नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मुश्किलें और मुसीबतें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। पार्टी का परफॉर्मेंस सबके सामने है। अंतर कलह है कर्नाटक से लेकर के और बिहार तक और हरियाणा से लेकर के तमाम स्टेट में जहां जहां इनकी सरकार, तीन ही राज्यों में सरकार, बाकी जगह संगठन, वहां भी सींग भिड़े हुए हैं। लेकिन सबसे चिंताजनक बात क्या है? पार्टी लगभग बैठ गई है। कार्यकर्ता हतोत्साहित है। जो इंडी अलायंस बना था, उसके सहयोगी अब तिरछी नजरों से देखने लगे हैं कि खुद तो डूब ही रहे हैं, हमें साथ में लेकर के और हमें भी डुबोने की तैयारी कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ, घोटाले हुए, वो पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धोने वाली जो प्रवृत्ति होती है, जो नियत बदनियति होती है, वो माँ बेटा ने उस समय खुद भी दिखाई थी। तो नेशनल हेराल्ड केस जो है वो इनका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं है। वैसे तो ईडी ने जो पीएमएलए एक्ट है उसके तहत आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे। दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें कोर्ट ने सुन ली थी। 14 जुलाई को कहा कि 29 जुलाई को इस पर संज्ञान लेंगे। 29 जुलाई को कोर्ट बैठी तो कहा कि 8 अगस्त को लेंगे। फिर 8 अगस्त को बैठी तो कहा कि ऐसा करते हैं कि 29 नवंबर को इस पर संज्ञान लेंगे। कल फिर कोर्ट बैठी थी और बिना संज्ञान लिए फिर उठ गई ये कहते हुए कि 16 दिसंबर को अगली सुनवाई करेंगे। सुनवाई क्या करेंगे? संज्ञान लेंगे। यानी एक केस जिसमें ईडी आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है, उस पर कोर्ट चार चार बैठ के बुला करके तारीख दे करके संज्ञान नहीं ले पा रही है। लेकिन इस बीच एक और खबर आ गई है कि 3 अक्टूबर को ईडी की ही शिकायत पर एक आपराधिक मामला भी दर्ज हो गया है। और ये जो दिल्ली पुलिस की अपराध अनुसंधान शाखा है, उसने इस मामले में केस दर्ज किया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पेट्रोडा, सुमन दुबे और एजेएल इंडियन, जो यंग इंडियन है, और एक कलकत्ता की फर्म, इन सब के खिलाफ जो है 6-7 अभियुक्त बनाए गए हैं। अब ये नई मुसीबत है। अब नए सिरे से इस केस की जांच शुरू होगी। जो ट्रस्टी थे एजेएल के, उनको बुला करके पूछा जाएगा आपकी सहमति ली गई थी कि नहीं ली गई थी। ये जो आर्थिक अपराध हुआ है, एजेएल की संपत्ति जो टेक ओवर की थी यंग इंडियन ने, उसमें जो ट्रस्टी थे उनकी सहमति ली गई कि नहीं, और उसके बाद इनकी मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके सुपरिचित एकलव्य सिंह। कल से पार्लियामेंट का सेशन भी शुरू हो रहा है, यानी आज से शुरू हो रहा है। तो जरा इस पर भी चर्चा करेंगे। सीधे जुड़ लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एकलव्य जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर्वप्रथम तो आपका हृदय तल से आभार प्रकट करूं कि आप मुझे योग्य समझते हैं कि आपसे जुड़ूं। मैं तो सर जब भी आपसे जुड़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके साथ जुड़ के ज्यादा समय मैं बोलते रहता हूं। मेरा मन करता है कि मैं आपसे कुछ पूछूं और आप विश्लेषण करें तो आपके दर्शकों को भी ज्यादा आनंद आए सर। एक दिन आपको भी होस्ट बनाया जाएगा सर। तो ये जो शीतकालीन सत्र है, अब कांग्रेस की तरफ से एक बैठक बुलाई गई कोऑर्डिनेशन के लिए।
फ्लोर कोऑर्डिनेशन जिसको कहते हैं, फ्लोर मैनेजमेंट जिसको कहते हैं। और हर सत्र से पहले यही होता है। सत्र से पहले तक इनके जितने सहयोगी रहते हैं सब गाल फुलाई बैठे रहते हैं, किसी ना किसी मसले को लेकर के इनसे नाराज बैठे रहते हैं। लेकिन जैसे ही संसद सत्र शुरू होने वाला होता है, सबको इकट्ठा करके एक समग्रता में रणनीति बनाई जाती है, सरकार को कैसे घेरें। लेकिन इस बार उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 अक्टूबर को यह मामला दर्ज हो गया था, जो आर्थिक अपराध शाखा की तरफ से, यानी ईओडब्ल्यू की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से मामला दर्ज हुआ नेशनल हेराल्ड केस में 3 अक्टूबर को। लेकिन संसद सत्र से ठीक पहले दिन इसका पता चला कि एक केस 3 अक्टूबर को दर्ज हो गया था। अब तो पूरा अक्टूबर भी चला गया, नवंबर भी खत्म ही है, आज आखिरी दिन है, कल आखिरी दिन था, आज तो 1 दिसंबर हो गई। तो करीब करीब 2 महीने बाद पता लगा कि एक मामला नेशनल हेराल्ड में और दर्ज हुआ है, और ये संसद सत्र से ठीक पहले सामने आया। क्या कहेंगे? देखिए सर, आप तो क्या इतने वरिष्ठ हैं और आपका इतना लंबा अनुभव है, आप इसकी माइन्यूटेस्ट ऑफ डिटेल्स को समझते हैं, परंतु आपके दर्शकों के लाभ के लिए मैं आपकी अनुमति से मैं 1 मिनट में इसको एक सरल भाषा में पहले तो ये बता देता हूँ कि ये जो पूरा नेशनल हेराल्ड का मामला है ये है क्या, जो एक आम व्यक्ति इसको कैसे समझ सकता है। देखिए सर, 1937 1937 में ये एजेएल की फॉर्मेशन हुई थी, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। नेहरू जी ने बनाया था इसे, और नेहरू जी के साथ और भी थे, पर प्राइमरीली नेहरू जी ने बनाया था। और इसका जो उद्देश्य बताया गया था, वो उद्देश्य ये था कि जो न्यूज़पेपर जगत है, न्यूज़पेपर उद्योग जो है, उसको बढ़ावा देने के लिए एजेएल काम करेगी। और 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ और कांग्रेस की जो सरकारें बनी, समय समय पे वो पब्लिक लैंड्स यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टीज, या जैसे कह सकते हैं कि सरकारी जमीनें जो होती हैं, वो इस एजेएल को दान करती रही इस कार्य के लिए, और कि न्यूज़पेपर जगत के लिए और न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के लिए काम होगा। और परंतु सर, एजेएल में ना तो वो सामर्थ्य था और ना ही उनकी मंशा थी, और इस कारण से उसने कुछ खास कार्य करा नहीं, और खास कार्य करने नहीं करने के कारण ये घाटे में रही। और जब इसकी स्थिति काफी खराब हो गई, तो फिर फाइनली कांग्रेस ने इसको बचाने के लिए एक 90 करोड़ रुपए का अनसिक्योर्ड लोन इसको दिया सर, एजेएल को। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए सर कि कांग्रेस एजेएल को लोन देती है, अनसिक्योर्ड लोन 90 करोड़ का। उसके बदले में एजेएल कांग्रेस को नहीं, एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम यंग इंडियंस लिमिटेड है, जिसके की एक जो आज की डेट में अगर देखा जाए तो जो मेन बेनिफिशियरीज हैं, वो मतलब एक तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं। सैम पेट्रोडा तो इस देश में रहते नहीं, लगता भी नहीं कि वो आना चाहेंगे यहाँ पे, परंतु राहुल गांधी जी के गुरु जरूर हैं। जो वरिष्ठ दूसरे नेता थे, ऑस्कर फर्नांडिस और एक मोतीलाल मोतीलाल। वोरा जी, ये लोग तो सर अब इस दुनिया में रहे नहीं। तो सर, मेन मुद्दा यह है कि भाई 90 करोड़ रुपए का अनसिक्योर्ड लोन दिया गया एजेएल को कांग्रेस द्वारा, लेकिन एजेएल ने अपनी लगभग 2000 करोड़ की संपत्तियां इस यंग इंडियंस को ट्रांसफर कर दी, जो कि जिसके बेनिफिशियरी राहुल गांधी और सोनिया गांधी है। तो एक तरह से देखा जाए तो सर, ये काफी मतलब प्राइमा फेसी बहुत ही ओपन एंड शट केस लगता है, जिसकी वजह से माननीय न्यायालय ने भी इसमें जो संज्ञान लिया था, यही कहा था कि भाई जब नोटिस इशू किए गए थे, वो आपको जिसको कांग्रेस ने जब बाद में ईडी वगैरह ने इनको क्वेश्चनिंग के लिए भी बुलाया, जिसके आधार पे, और आपको ध्यान होगा सर कि वो काला दिन उसको कांग्रेस ने डिक्लेयर करके सारे काले कपड़े, और खड़गे जी भी काला साफा वगैरह पहन के रोड पे उतर गए थे। तो ये सर जो है मामला, कुल मिला के मतलब इसमें ये मामला है। अब सर, एक इसमें जरूर ये जो बात होती है कि भाई ये मतलब जो हमारा शीतकालीन सत्र आरंभ हो रहा है, उसके ठीक एक दिन पहले ये मीडिया में उजागर क्यों हो रहा है।
तो मैं समझता हूँ सर कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये आई थिंक एक क्लियर मैसेज है कि ये जो फालतू की जो प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स होती हैं, ये सिर्फ दूसरी तरफ से नहीं, हम भी उसका उतना सही तरीके से ही उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सर, अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी उनका हमने समय देखा है, और उस तरह की राजनीति से मैं नहीं समझता कि कांग्रेस जिस तरह से अपनी राजनीति करती है उसको हैंडल किया जा सकता है। इनफैक्ट सर, प्रभु श्री कृष्ण ने भी महाभारत में कहा है कि जो जब अब वो अर्जुन को बताते हैं कि जो दुष्ट होते हैं उनके साथ यदि अगर दुष्टता नहीं की जाएगी तो उनकी दुष्टता और बढ़ती है और आपके ऊपर ही हावी हो जाती है। तो मैं समझता हूँ सर कि ये उसी कड़ी में एक बात है। और एक इसमें सर थोड़ा-सा एक ये भी समझने वाली बात है कि एक ये जो कहा जाता है ना कि भई बीजेपी बस आरोप लगा रही है, एक नैरेटिव बना रही है लेकिन कुछ करती नहीं है, और बीजेपी कभी एग्ज़ैक्टली चाहेगी नहीं कि राहुल गांधी, मतलब उस हद तक इसको लेके नहीं जाएगी कि राहुल गांधी जी जेल चले जाएँ, क्योंकि राहुल गांधी जी तो बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक, जो मोदी जी से और योगी जी से भी कोई ऊपर बीजेपी में है, तो वो राहुल जी ही हैं। परंतु मैं समझता हूँ सर कि ये मजाक की बात एक तरफ है, लेकिन एक चीज जो इसमें मतलब पॉलिटिकल वेंडटा के हिसाब से इसको ओवर एक्सपेडाइट करने के जो रिस्क्स हैं, बीजेपी उसको बहुत अच्छे से समझती है। पिछले कुछ समय में हमने जो अपने माननीय जो न्यायपालिका है उसका भी जो रवैया देखा है सर, अगर यदि मतलब सबूतों के अभाव में जिस तरह से जेल दे दी जाती है, साफ कहा जाता है कि प्राइमा फेसी केस हो, फिर भी ये कह दिया जाता है कि भाई बेल एंड नॉट जेल इज द रूल के नाम पे मतलब जो किया जाता है, तो वो फिर सर एक एम्बैरेसमेंट ही नहीं बल्कि विपक्ष को एक अवसर देता है एक अपना नैरेटिव गढ़ने का। तो मैं समझता हूँ सर इस तरह के कारण हैं। और आने वाले समय में सर हम देखेंगे कि जो बीजेपी इस पे यही रवैया रखेगी कि जैसे एक अंग्रेजी में जो कहावत है ना सर कि लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स, तो ये इसी तरह से चलने वाला है सर। दो तीन चीजें हैं। जैसे एक बात ये कही जाती है कि खास तौर से सर्वोच्च न्यायालय, और अब तो राउज एवेन्यू कोर्ट के बारे में भी कहा ही जा सकता है, क्योंकि 14 जुलाई को दोनों पक्षों की सुनवाई हो गई थी। जो बचाव पक्ष था राहुल और सोनिया गांधी का, उसके वकीलों की भी, जो सरकारी पक्ष था उसकी भी, जो ईडी के वकील जिनको हम कह सकते हैं। जब ये आरोप पत्र दाखिल किया गया था एजेएल के मामले में, नेशनल हेरल्ड केस में, 14 जुलाई को दोनों पक्षों की सुनवाई खत्म हो गई थी। तब कोर्ट ने कहा था कि 29 जुलाई को हम इसमें संज्ञान लेंगे। 29 जुलाई को कोर्ट बैठी, उस दिन भी संज्ञान नहीं लिया गया, कहा गया कि 8 अगस्त को लेंगे। 8 अगस्त को फिर कोर्ट बैठी, फिर कह दिया गया कि 29 नवंबर को लेंगे। 2.5 पौने 3 महीने का गैप। कल कोर्ट फिर बैठी, 29 नवंबर को फिर कोर्ट बैठी और कह दिया गया कि 16 दिसंबर को इस पर संज्ञान लेंगे। 4 तारीखें केवल संज्ञान लेने के लिए कोर्ट दे रही है। और सूरत कोर्ट का जो फैसला था, जिसमें राहुल गांधी को सभी मोदी चोर हैं, चोर क्यों होते हैं, वो मानहानि केस में 2 साल की सजा हो गई थी। सेशन कोर्ट से इनको कोई राहत नहीं मिली, गुजरात हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो राहत मिल गई। तो ये जो एक धारणा बन गई है, परसेप्शन बन गया है लोगों के दिमाग में कि सरकार चाहे 3 बार से नरेंद्र मोदी की बन रही है और अधिकांशतः राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की सरकारें हैं, लेकिन जो सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं वहां जाकर के तो एजेंसियां भी, सरकार भी, सब कई बार बेबस दिखाई देते हैं। ये परसेप्शन ऐसे ही तो नहीं बन रहा है। देखिए सर, मैं समझता हूँ कि मैं इसी संदर्भ में एक्चुअली कह रहा था कि बीजेपी जो है इसको ओवर एक्सपेडाइट नहीं करना चाहती, क्योंकि उसका जो अनुभव रहा है
चाहे वो न्यायपालिका हो। सर आपको याद ही होगा वो कश्मीर फाइल्स में जो फेमस डायलॉग था कि सरकार तुम्हारी है पर सिस्टम तो हमारा है। तो ये सर मतलब कोई मजाक की बात नहीं है, ये वाकई में ऐसा ही होते रहा है। और आप पाएंगे कि ये मतलब जैसे, और देखिए सर ये न्यायपालिका से जो हमारे माननीय हैं उनसे किस तरह के कमेंट्स आते हैं। जो वो बेल और जेल वाला था वो तो मैंने आपको पहले मतलब निवेदन किया ही। दूसरा सर आपने देखा होगा, एक ये कहते हैं कि भाई चाहे लाख गुनहगार छूट जाएं लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के सर जिसे कहते हैं ना कि बहाने दिए जाते हैं सर, अपने तारीख पे तारीख की जो कमी है इनकी उसको छिपाने के लिए। और जो बेसिकली जिस तरह का निर्णय पर ये पहुंचना चाहते हैं या जिस निर्णय को ये रोकना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि सर उस कड़ी में ये हर हथकंडा अपनाते हैं जो कि पॉसिबल हो। अभी मैं तो सर इस चीज से ये आई थिंक शायद कल की घटना है सर, जिसमें कि जो हमारे नए मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने एक बात कही है। जो ज्यादातर जो नए न्यायाधीश आते हैं सर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, तो वो कुछ ना कुछ प्रेसिडेंट सेट करने की कोशिश करते हैं। मेनली तो वो सेल्फ इमेज बिल्डिंग होती है, लेकिन उन्होंने एक अच्छी बात कही कि ये जो एक मेंशन करने का जो प्रोसीजर चला आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में सीनियर काउंसिल्स के द्वारा, ये जो हम हमेशा देखते रहे हैं सर कि रात को 2 बजे अफजल गुरु की फांसी के लिए मतलब प्रेसिडेंशियल पार्डन खत्म हो जाने के बाद भी वो ही सुप्रीम कोर्ट वापस उनके लिए रात को 2 बजे दरवाजा खोल देता है, जिस सुप्रीम कोर्ट ने ही उसे फांसी दी थी। तो ये और इस तरह के सर, और कभी भी रैंडमली ये लोग कोई जो केस इनके कपिल सिब्बल जी हुए, अभिषेक मनु सिंघवी जी हुए, इस स्टेचर के लोग जब वहां पे पहुंच जाते हैं तो आउट ऑफ टर्न, जैसे ये लोग मतलब लीगल भाषा में सर इसको मेंशन करना कहा जाता है कोर्ट में, तो वो रैंडम जब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं उसमें बस पहुंच जाते हैं और वर्बली मेंशन कर देते हैं। तो जो माननीय मुख्य न्यायाधीश जो अभी बने हैं उन्होंने कहा है कि अब इसकी जो एक फॉर्मल प्रक्रिया होती है ये उसी तरह से लिए जाएंगे, आप रिटन में दीजिए और उसके बाद जो कोर्ट है वो कंसिडर करेगा कि इसको टेकअप करना है या नहीं। तो देखते हैं सर, मैं सोचता हूँ कि इससे शायद अगर मतलब कुछ भी बदलाव आए तो वो हमारे देश के लिए अच्छा ही है। कॉलेजियम पर भी उनका बयान आया है कि जी कॉलेजियम पर हम अब विचार करने के लिए तैयार हैं। जी इसका सर। मतलब सीधा सा है कि नए मुख्य न्यायाधीश कुछ आमूल चूल बदलाव के पक्ष में हैं, जिसकी इंतजार ही हो रही है देश में बहुत लंबे समय से। जी सर, मैं तो मेरा ये स्पष्ट मानना है सर कि हमारे देश में आज की डेट में जो सबसे बड़ा जो हमारे देश के विकास में जो एक रोड़ा बना हुआ है वो हमारी आज की जो माननीय न्यायपालिका का जो रवैया है वो सर मतलब एक बहुत बड़ा रोड़ा है। बड़े इम्पोर्टेंट बिल्स होते हैं सर जो कि सरकार द्वारा सदन में पास कराए जाते हैं और उनमें बस क्योंकि कुछ लोग वहां पे आके और हंगामा कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट पे, तो कुछ ना कुछ करके उसका एक मतलब कम से कम स्टे तो दे ही दिया जाता है। और फिर उसके बाद जैसे आपने अभी फरमाया सर, डेट पे डेट पड़ती रहती है। आपको ध्यान होगा सर, वक्फ पे अभी तक जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पे हुआ था उसमें आगे क्या हुआ आज तक हम वेट ही कर रहे हैं सर। इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूंगा सर, क्योंकि अभी सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में बात चली है, एक आपको ध्यान होगा सर कि 2024 के पहले ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला जो मामला हुआ था सर, और तो उसमें सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि उस समय काफी जो लीगल फर्टर्निटी में भी जो काफी लोग थे उनका ये मानना था कि भाई सही किया है और सही किया गया है और ये देश के लिए अच्छा है, लोगों को पता चलना चाहिए कि कौन सी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर कि भाई देश में लोगों को पता चलना चाहिए कि कौन सी पार्टी को किसने कितने पैसे दिए हैं या क्या योगदान किया है। लेकिन सर मुझे एक बेसिक समस्या थी सर, क्योंकि लीगल नॉलेज है जो भी है जो हम दूसरे बड़े लीगल ल्यूमिनरी से सुनते हैं, लेकिन जो
संविधान की मेरी जो एक आम समझ है सर, उसमें सर क्या था कि जब कोई सरकार इस तरह की स्कीम लेके आती है और वो कहती है कि आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी जाएगी। तो जब सरकार की तरफ से इस तरह का कोई वादा किया जाता है सर, तो मैं समझता हूँ कि सरकार ने किया है, इसका मतलब वो देश की तरफ से आपके नागरिक को एक सॉवरेन प्रॉमिस है सर। और क्योंकि एक कोर्ट को लगा कि नहीं ये सही नहीं है, इसलिए उस हर आदमी की आइडेंटिटी रिवील कर दी गई जिसको सॉवरेन प्रॉमिस देश की तरफ से किया गया था कि आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी जाएगी। अब आप देखिए सर कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, क्योंकि उसने तो यही सोच के किया था कि मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी। अब कोई व्यक्ति है सर जिसको कि जो बहुत एपॉलिटिकल व्यक्ति हो, लेकिन उसको उसके मान लीजिए कि बिजनेस सेक्टर में कुछ अच्छी पॉलिसीज आई हो, तो उसे लगा हो कि यार ये पार्टी जो है, इस पार्टी की जो सरकार है हमारे सेक्टर में अच्छा काम कर रही है, इसलिए हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। लेकिन अब सर विपक्षी पार्टी को पता चल गया कि अच्छा ये तो इसका सपोर्टर है, इसको पैसे देता है। तो अगली बार जब कभी अगर उन विपक्ष वालों की सरकार बन जाती है, तो वो क्या, उनको तो एक अवसर मिल सकता है ना सर, एक धारणा बनाने का उस जो भी मतलब वो इंसान है या कंट्रीब्यूटर है कि भाई ये तो दूसरी पार्टी को सपोर्ट करता था जो अब विपक्ष में है, अब इसको फिट करेंगे। तो मैं समझता हूं सर कि जिस तरह से ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे जिस सिंप्लिसिटी के साथ मतलब वो निर्णय दे दिया गया और दिखाया ऐसा गया कि मतलब ये तो देश के लोगों का अधिकार है और कितना अच्छा है, ये इतना सिंपल नहीं था सर। ये जो एक कॉम्प्लेक्सिटी आपको निवेदन कर रहा हूं, मैं समझता हूं कि इसको भी कंसिडर किया जाना चाहिए था। 2013-14 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया गया था और वो जनसभाओं में जा रहे थे, उन्होंने दो तीन बातें बड़ी प्रमुखता से कही थी। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार पर, अलगाववाद पर, नक्सलवाद पर, आतंकवाद पर हमारी जीरो टॉलरेंस रहेगी। और उनके प्रधानमंत्री बन जाने के बाद हमने कई साल तक ये देखा कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या अलग अलग हाई कोर्ट हो, वहां पर नक्सलवादियों के जो शुभचिंतक थे, जिनको हम अर्बन नक्सल कहते हैं, उनको रियायतें दी जाती रही, उनको रिहा किया जाता रहा। इवन कई मामलों में तो हमने देखा कि कुछ लोग जो बढ़ चढ़ करके समाज में एक तनाव का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, सोशल मीडिया मंचों के जरिए उनको एक ऐसी इम्यूनिटी सी दे दी कि आने वाले समय में भी अगर इनके खिलाफ कोई मामला दर्ज होगा तो उसमें भी इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। बहुत सारे ऐसे मामले, लेकिन इधर के वर्षों में कुछ हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा उस रवैये में बदलाव आया है। ये कितनी बड़ी चुनौती अपने आप में बनी हुई है सरकार के लिए कि जिन फ्रंट पर वो तेजी से आगे बढ़ना चाहती है, कई तरह के आर्थिक सुधार मोदी सरकार ने किए हैं। 2016 में विमुद्रीकरण किया गया, बड़ा हल्ला मचाया गया। जीएसटी लागू किया गया, बहुत वितंडा खड़ा किया गया, भड़काया गया लोगों को, व्यापारियों को भड़काया गया। इसी तरीके से जब एनआईए को अतिरिक्त पावर दी गई तो उस बिल का विरोध किया गया, 370 हटाया गया, उसका विरोध किया गया। भगवान राम के मंदिर का मार्ग प्रशस्त ना हो, इसके लिए 2019 में इन्हीं कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा था कि साहब लोकसभा चुनाव से पहले आप फैसला मत सुना दीजिएगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा। इस तरह की दलीलें इस देश में देकर के, और हम आप सब जानते हैं कि किस तरह जस्टिस दीपक मिश्रा के समय 4 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की थी। जी। और जब इनकी पीआईएल खारिज हो रही थी तो ये जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ले आए थे। वो तो उस समय के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने उसको खारिज कर दिया, वो आगे बढ़ ही नहीं पाया। तो ये लगातार बाधाएं, लगातार रोड़े, और आर्थिक सुधार हो या भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम हो या नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर आगे बढ़ने की
गति हो, उस सबको ब्रेक करने की कोशिश की जाती है बार बार। सर इसमें तो मतलब अब जो देश की आम जनता है ये भी इस रवैये को समझ चुकी है और मैं समझता हूँ सर कि ये जिस तरह के मुद्दे अब उठाए जाते हैं ये जो मतलब मैं समझता हूँ कि सर वो जो एक आम व्यक्ति की सहज बुद्धि होती है उसको इंसल्ट करने वाले मुद्दे हैं सर। क्योंकि अब सर जनता भी सर एक भारत की एक जो बहुत अच्छी बात है कि जो ज़्यादातर मतलब एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन है वो पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्टेड होता है सर। तो जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड होता है वो एक जनरल अपना एक असेसमेंट करता है कि भाई इस मुद्दे में क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा। तो अब सर जैसे ये जो एसआईआर का ही अभी मुद्दा चलाया जा रहा है मतलब इसको समझना कितना डिफिकल्ट है कि हमारे देश में वोट हमारे ही देश के नागरिक को डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए ये समझना कोई बहुत डिफिकल्ट थोड़ी है सर। लेकिन इसके लिए अधिकार यात्रा करी जा रही है। इसके लिए एक ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जैसे कि हमारे देश में ये करा ही इसलिए जा रहा है कि जैसे कोई मुसलमानों के ऊपर कोई बहुत बड़ा जुल्म करना हो, भारत में डेमोक्रेसी नहीं बची है। इस तरह के नैरेटिव्स जो गढ़ने का प्रयत्न किया जा रहा है सर मुझे नहीं लगता कि ये जनता के गले उतरते हैं और उसी कारण से जो बिहार के परिणाम हमने देखे हैं वो इस तरह से आए हैं। और संसद सत्र चूंकि शुरू हो रहा है और जाहिर है इन्होंने अपने इरादे भी व्यक्त कर ही दिए हैं, बता ही दिया है। एसआईआर पर ये फिर पार्लियामेंट को रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब तो काउंटर अटैक करने के लिए सत्ता पक्ष के पास भी बहुत कुछ है कहने के लिए। एक के बाद एक कितने राज्यों में कांग्रेस और विपक्षी दल लगातार हारते जा रहे हैं, मतदाताओं के द्वारा रिजेक्ट किए जा रहे हैं। इसीलिए अपनी हार के नैरेटिव से बचने के लिए चर्चा उसकी ना हो जो इनको डिफीट मिल रही है, चर्चा इसकी हो कि साहब मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। किन मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं? जो या तो अब इस दुनिया में नहीं है, या जिनके दो जगह नाम है, या जो अपने मूल स्थानों से कहीं शिफ्ट हो गए हैं, या अगर कोई ये बांग्लादेशी, रोहिंग्या, नेपाली इस तरह के लोग आकर के यहाँ घुस करके बैठ गए और उन्होंने अपने आयुष्मान का भी फायदा ले रहे हैं, घर भी बनवा लिए हैं, वो आधार कार्ड भी बनवा लिए, राशन कार्ड भी बनवा लिए, यानी आपके हकों पर, जो मूल निवासी हैं उनके हकों पर डकैती डाल रहे हैं बैठ करके। तो उनके नाम क्यों रहने चाहिए मतदाता सूची में? सर देखिए मैं समझता हूँ कि ये जो एसआईआर का मुद्दा है जिसके ऊपर कल ये घेरना चाहते हैं और ये जो चालू हो रहा है सर शीतकालीन सत्र जो चालू हो रहा है अ, इसमें सर एक चीज समझना मैं समझता हूँ बहुत आवश्यक है कि ये जो भी सत्र होते हैं सर उसमें इन लोगों का रवैया यही रहता है कि जो इम्पोर्टेंट बिल्स हैं या जो दूसरी सरकार के जो एजेंडे हैं उनको हाईजैक कर लेना और अपना एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयत्न करना। अब सर इसमें क्या है कि इस विपक्ष के अलावा जैसे हमने न्यायपालिका की बात करी ना सर उसी तरह से यहाँ पे मैं ध्यान लाना चाहूंगा आपके दर्शकों का सर थोड़ा सा मीडिया पे भी। जैसे क्योंकि सर हम लोग भी थोड़े डिबेट्स वगैरह के लिए जाते रहते हैं न्यूज़ चैनल्स पे। तो मैंने देखा है सर कि एक आपने देखा होगा विपक्ष हमेशा एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयत्न करता है कि और जिसमें कि मीडिया उसका पूरा साथ देता है कि भाई सदन चलाने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है। ये एक धारणा बना दी गई है सर। परंतु सच्चाई ये है कि सर सदन चलाने की जो जिम्मेदारी है वो सामूहिक रूप से हर एक माननीय सदस्यगण और सारे जो राजनीतिक दल हैं जो सदन में विराजमान हैं उन सबकी है। मतलब सर आप देखें कि कोई प्रक्रिया तो होगी ना। आज आपने सर मुझे इस शो में आमंत्रित किया है तो उसकी भी एक प्रक्रिया थी। आपने मुझे आमंत्रित किया तो आपने मुझे टॉपिक फरमाया और उसके बाद जब मैं आपसे जुड़ा तो उस पे आपने मुझसे सवाल किया और अब हम उस पे चर्चा कर रहे हैं। आज हम न्यूज़ चैनल पे भी किसी पे डिबेट करने के लिए जाते हैं सर तो वहां भी यही प्रक्रिया होती है। पहले इनविटेशन आती है उस डिबेट के लिए, टॉपिक बताया जाता है, वहां पे जब हम जाते हैं तो एंकर हमसे पूछता है तो हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं या अपना पक्ष रखते हैं।
ऐसा थोड़ी होता है सर कि मैं आपके चैनल पे आ जाऊं और फिर मैं तो बात करने लगूं कि आज की डेट में बॉलीवुड या हॉलीवुड में सबसे हैपनिंग गाना कौन सा है, कि मैं तो यही बात करूंगा सर आज। तो सर और यदि अगर मैं ऐसा करने का प्रयत्न करूंगा तो सर क्या होगा, अगली बार से ऐसा थोड़ी है कि आप इस शो को बंद कर देंगे, आप मुझे अगली बार से नहीं बुलाएंगे, लेकिन आप जो करते आए हैं अपना कार्य, वो कार्य करते रहेंगे। तो मैं समझता हूं सर कि ये सारा ड्रामा चलेगा, लेकिन मोदी जी जो हमेशा करते आए हैं वही करेंगे। वो इस हंगामे को रोड़ा नहीं बनने देंगे उन महत्वपूर्ण बिलों को पास कराने में जो कि इस देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। और ये मोदी जी की खूबी है सर, पिछले 10-11 वर्ष में मैंने देखा है कि सरकार के जो कार्य हैं वो चलते रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट बिल्स होते हैं वो सही तरीके से पास करा लिए जाते हैं, इंश्योर किया जाता है कि कम से कम उनको अवश्य पास करा लिया जाए। और आप पाएंगे कि उसके बाद भी ये लोग नौटंकी करते हैं सर इस चीज पे, कि अरे आप देखो सदन में किस तरह से ब्रूट मेजोरिटी के नाम पे बिल पास कराए जाते हैं, उन पे चर्चा भी नहीं होती, ये नहीं होती। अरे भाई, तुम हंगामा कर रहे हो, तुम जो चर्चा करने चाहते हो उसके लिए भी प्रस्ताव नहीं रखते। भाई जो प्रक्रिया है, आप आज सर जो सर्वदलीय बैठक भी हुई उसमें किरण रिजिजू जी ने भी कहा कि हाँ, अगर आपको ये मुद्दा लगता है तो इस पे चर्चा हो जाएगी। लेकिन इसकी प्रक्रिया है ना, आप प्रस्ताव रखो, जो माननीय जो स्पीकर हैं वो उसको कंसिडर कर लेंगे जिस जिस भी नियम के अंतर्गत वो होगा, और उसके बाद उस पे चर्चा भी करा दी जाएगी। तो सर अब इसका तो सर मतलब कोई तोड़ नहीं है। दूसरा सर, अब ये चर्चा में भी सर बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, जो मतलब ये हाईजैक क्यों करी जाती है, इसको इसका भी एक सर, ये जो अपना यंग इंडिया और एजेएल और ये सारी चीजें अपन देख रहे हैं ना, कि आपने देखा होगा कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आज चालू हो चुका है कि जितने बड़े कांग्रेस के नेता हैं सर, चाहे वो जयराम रमेश हो, सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत हो, आपके सबको आप देखेंगे कि सबका एक वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वाला एक ट्वीट आ चुका है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है गांधी परिवार के अगेंस्ट, गांधी परिवार ने इस देश के लिए गोलियां खाई, ये करा वो करा। तो वो तो चालू हो ही चुका है सर। लेकिन सर मैं आपको याद दिलाऊं कि पिछली बार जब आपसे जुड़ा था तो हम लोग जब सचिन पायलट के और ज्योतिरादित्य सिंधिया के संदर्भ में बात कर रहे थे, तो आपने एक बात फरमाई थी सर कि ये लोग नहीं चाहते कि राहुल गांधी से बेहतर करता हुआ कोई दिखे। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है सर। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में जो सामर्थ्यवान लोग नहीं है। आपको वो मोदी जी का मीम तो याद ही होगा सर, कितने ओजस्वी कितने तेजस्वी लोग हैं। तो वो तो मोदी जी ने फरमाया ही था सर, वो मीम खूब चलता है। लेकिन बात यही है सर कि कांग्रेस में, और सर इसका तो ये मोदी जी ने सदन में ये लोग अवसर नहीं देते, तो मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जब डेलीगेशंस गए पूरी दुनिया में, तो मोदी जी ने दिखा दिया कि विपक्ष के भी कई लोगों में कितना सामर्थ्य है। अब सर समस्या क्या हो जाती है सर कि अगर सदन के पटल से ये लोग बोलेंगे तो शायद ये ऐसा समझते हैं कि उसका इम्पैक्ट अलग होगा, शायद ज्यादा लोग सुनेंगे। हालांकि मैं तो सर पर्सनली मानता हूं कि आज के सोशल मीडिया के जमाने में और मीडिया के जमाने में, ब्रॉडकास्ट मीडिया के जमाने में, कोई सदन के पटल पे जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं उनके अलावा कितने ही लोग सुनते होंगे। लेकिन फिर भी जो बातें वहां पे कही जाती हैं वो अहम होती हैं, उसकी रील्स बनती हैं, वो भी सर्कुलेट होती हैं। तो वो राहुल गांधी से कोई वो एक कहावत है सर कि मतलब इनके बारे में कि कहा जाता है सर कि सोनिया जी ने राजनीति में अपने सन को सेट करने के चक्कर में कांग्रेस का सन सेट कर दिया है। तो ये जो है सर मामला, मतलब कुल मिला के विंटर सेशन का है, जैसा हरदम होते आया है वही इस बार भी होने वाला है। एकलव्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों का भी धन्यवाद। उनसे ही आग्रह जरूर रहता है, अगर आपको चर्चा अच्छी लग रही है तो आप लाइक का बटन जरूर दबाएं, इससे हमारी रीच बढ़ती है। और वीडियो को ग्रुप्स में अपने फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड जरूर करें, शेयर करें। अभी तक अगर चैनल आपने ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें।
खास तौर से बेल आइकॉन में भी ऑल वाला बटन दबाएं, क्योंकि बहुत सारे मित्रों को ये शिकायत रहती है कि नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो ऑल वाला दबाएंगे तो उसकी गुंजाइश बढ़ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। प्रणाम सर, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद।